हाय गाइस, पेप कोडिंग के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कोड करके देखने वाले हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग को। तो सबसे पहले तो लिंकेजेस को समझ लिया जाए, क्योंकि ये कोड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिंकेजेस पहले तो 3 टाइप के होते हैं। इसमें से पहला हो जाएगा आपका सिंगल लिंकेज। ठीक है, सिंगल लिंकेज के बाद है आपका कंप्लीट लिंकेज, और तीसरा है एवरेज लिंकेज। तो अब तीनों में फ़र्क क्या है ये जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 क्लस्टर्स हैं और इसमें पॉइंट्स हैं। तो जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है सिंगल लिंकेज। ठीक है, दो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट्स जो हैं दो अलग अलग क्लस्टर्स में, उसको सिंगल लिंकेज बोला जाता है। और जो दो फर्देस्ट पॉइंट्स हैं, सबसे दूर दूर जो 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है आपका कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया सिंगल लिंकेज, और कंप्लीट लिंकेज हो गया जो सबसे दूर पॉइंट्स हैं उनके बीच का। ठीक है, उसके अलावा एक एवरेज लिंकेज होता है। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के उसका दूसरे वाले में सब में डिस्टेंस निकालिए और सेम सारे पॉइंट्स के लिए करिए और एवरेज ले लीजिए। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो होता है आपका एवरेज लिंकेज। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि 3 टाइप के लिंकेजेस क्या होती हैं। अब ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज क्या है, क्योंकि लिंकेजेस, जैसे कि आपने डेंडोग्राम में देखा होगा कि जो हमारा वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो हमारा कितना हाई जाएगा डेंडोग्राम, ये डिसाइड करेगा आपका लिंकेज। ठीक है, उसके अलावा हमें कट करना होता है ताकि हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स पता चल सके। तो इसके लिए भी डिस्टेंस जो कि है, या फिर जो भी सिमिलैरिटी पैरामीटर आपने ले रखा है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीजें हमें पता चल गई। अब हम आगे करते हैं कोड। चलिए गाइज, अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग को कोड करके देख लिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाकर कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका सर्वर से कनेक्ट हो सके और आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। उसके अलावा आप अपना नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि उसको हम बाद में उसकी CSV फाइल को रीड कर सकें। तो आ जाइए, मैंने पहले से डेटा डाउनलोड करके रखा है। आप कैगल की साइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लीजिए, मैंने इसको अपनी फाइल में ले लिया। ठीक है, ये लोड हो रहा है इधर। आ जाइए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने फाइल को ले लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब आ जाइए, पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। डी। ठीक है, अब अपनी फाइल को रीड कर लिया जाए। इसको DF में स्टोर करेंगे, तो pd डॉट रीड CSV। ठीक है, और इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। पाथ को कॉपी कर लिया। आ जाइए, रन करके देखा जाए। अच्छा, UTF-8 कोडेक। अच्छा ठीक है, हमें एनकोडर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाइए, अब देख लेते हैं हमारी गलती क्या थी। अब हमें सबसे पहले तो जो सेपरेटर्स हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड फाइल है जिसमें जो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में नहीं आई है। उसके अलावा हमें एनकोडिंग चाहिए। एनकोडिंग चाहिए। ठीक है, एनकोडिंग कौन सी लेंगे हम? ISO 88591। ठीक है, उसके अलावा हेडर देख लेते हैं। हेडर देख लेते हैं। अब रन करके देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही से रन हो गई। अब मैं आपको एक एरर बता देता हूँ कि ये जो फाइल है, इसमें हमें जो सेपरेटर है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। स्पेस नहीं है, तो इसलिए हमने कॉमा डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके अलावा जो था, जो फाइल थी, उसको 0 से 255 जो अपने ISO एनकोडर है उसको यूज करना पड़ेगा, ताकि ये फाइल डिकोड हो सके। एक्सटर्नल सोर्स से है, इसलिए जनरली इसे लैटिन एनकोडर बोला जाता है। उसके अलावा हमने हेडर 0 कर दिया है। इसका मतलब कि जो हमारे फर्स्ट रो है, जो हमारा फर्स्ट रो है, वो हमारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, लेबल्स हैं हमारे। ठीक है, इसको एक बार इसका हेड देख लेते हैं। pf डॉट हेड। ठीक है, फर्स्ट 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट रो है वो सारे लेबल्स हैं अपने, और उसके बाद डेटा आ रहा है। ठीक है, इनवॉइस नंबर है, स्टॉक कोड है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, इनवॉइस डेट, यूनिट प्राइस, कस्टमर ID और कंट्री।
आइए इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो उसके बाद हम शेप देख लेंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि इतनी रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं। हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इतने डेटा है 541909, ठीक है। अब आगे, अब हमें इसका इन्फो जानने की ज़रूरत है कि कैसा डेटा है। df डॉट इन्फो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट हैं, और उसके अलावा 2 फ्लोटिंग वैल्यूज़ और एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन और कस्टमर आईडी में नल वैल्यूज़ भी हैं। और कहीं है नल वैल्यूज़? नहीं, कस्टमर आईडी और डिस्क्रिप्शन में नल वैल्यूज़ भी हैं। एक बारी हम लोग डिस्क्राइब करके ज़रा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ देख लिया जाए। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसके अलावा हमें मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, मिनिमम 25-75% डेटा ऊपर है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज पता चल रही हैं। आइए अब ज़रा देख लें कि नल वैल्यूज के साथ क्या करना है। ठीक है, नल में स्टोर करते हैं हमें राउंड, ठीक है। ठीक है, ठीक है, राउंड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा हमें तो df, ठीक है, तो रन करके देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें इससे पता चली कि हमें परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज हर कॉलम में पता चल जाएंगी, हर रो में, सॉरी, हर कॉलम में, हर जो अपने लेबल है उसमें एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में 0.2724 नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इन नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देते हैं, इक्वल टू df डॉट ड्रॉप n, ठीक है, ड्रॉप कर दी। अब इसको एक बार इसका शेप फिर से देख लेते हैं, ड्रॉप करने के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डिफरेंस, ऊपर यहाँ पे हमने शेप करा था, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए इतनी जो रोज है अपनी वो ड्रॉप हो चुकी है, इतनी नल वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखनी है, तो वरना एक दूसरा मेथड हो सकता था कि हम उसका एवरेज लेकर स्टोर कर देते, बट यहाँ पे हमने उसे ड्रॉप करा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों को जो आपका कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी को टोटल प्राइस से, कस्टमर आईडी को टोटल अमाउंट और फ्रीक्वेंसी से हमें रिलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कस्टमर आईडी है आपकी, कस्टमर आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए टाइप कास्ट कर दिया जाए। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आसानी से रिलेशन बन सके, ठीक है, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप का रिलेशन नहीं बन पाएगा आपके बाकी इंटीजर या फ्लोट से, ठीक है। तो जस्ट रिलेशनल टेबल के लिए हम लोग इसको सेपरेट करेंगे और इसलिए हम लोग इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग करने वाले हैं टाइप कास्ट df ऑफ कस्टमर, कस्टमर आईडी, df ऑफ कस्टमर आईडी डॉट एस टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जीक्यूट। इसके बाद एक बार हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया तो फिर हम आ जाते हैं फिर df ऑफ अमाउंट पे। हमें अमाउंट बनाना है, अमाउंट, टोटल अमाउंट को, ठीक है, df ऑफ क्वांटिटी इनटू df ऑफ यूनिट प्राइस, है ना, कितना
क्वांटिटी सेल हुआ है उसको अगर आप यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना कि टोटल अमाउंट कितना है। आ जाइए। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसको एक साथ ग्रुप करने पे। तो ये क्या हो जाएगा, टी एफ डॉट ग्रुप आई। ठीक है, कस्टमर आईडी हमने यूज़ करना है, कस्टमर आईडी, और उसके अलावा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया। अब इसको सम कर देते हैं, एक साथ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, हमें इसके बाद का इंडेक्स रीसेट कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब हेड प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखा जाए तो आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी और जो आपका अमाउंट है वो एक साथ आ गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी इसलिए अमाउंट जीरो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमें ग्रुप करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ ग्रुप करेंगे तो उसके लिए पहले क्या करना है, टी एफ डॉट ग्रुप बाय, पहले कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी, उसके बाद इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये हमें इसलिए चाहिए ताकि हमें फ्रीक्वेंसी पता चले क्योंकि इनवॉइस डेट के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इससे हमें काउंट पता चल जाएगा, इनवॉइस नंबर का काउंट, कितनी बार वो इनवॉइस नंबर आ रहा है। ठीक है, तो फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रीसेट इंडेक्स पे, आर एफ एफ इज इक्वल टू आर एफ एफ डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स रीसेट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका कॉलम है उसको फ्रीक्वेंसी बना देंगे क्योंकि एक जगह फ्रीक्वेंसी है स्टोर्ड। ठीक है, कस्टमर आईडी आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप कस्टमर आईडी। ठीक है, आइए अब करके देखते हैं इसको मर्ज, क्योंकि इसे मर्ज करेंगे तो ये दोनों एक ही पार्ट, इसी की का पार्ट बन जाएंगे। हमें रेफरेंस बनाना है तो आर एफ टी को कर देते हैं पी डी डॉट मर्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर एफ एम। ठीक है, यही नेम दिया था ना ऊपर, आर एफ एम। ठीक है, आर एफ एम, आर एफ एफ। ठीक है, उसके बाद कस्टमर आईडी सेम रहने वाला है तो कस्टमर आईडी आ गया। के अलावा कैसे करना है, इनर। ठीक है, सही बात है। उसके अलावा आर एफ टी डॉट हेड करके देख लेते हैं, मर्ज हुआ है एक साथ। ठीक है, देख सकते हैं टॉप 5 वैल्यूज साथ मर्ज्ड है अब ये। अब जो इनवॉइस डेट है उसको हम एक स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में कर देते हैं क्योंकि हम उन जो दो कंजेकेटिव डेट्स हैं उसके बीच का हमें डिफरेंस चाहिए, है ना। तभी हमें पता चलेगा कि कंजेकेटिवली कब आए हैं, तो हम क्लस्टर प्लॉट बना सकते हैं। आइए फिर डीएफ हो जाएगा इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट हो गई। इसका डेट फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, डेट टाइम। ठीक है, के अलावा डीएफ ऑफ इनवॉइस डेट। ठीक है, आ जाते हैं और फॉर्मेट को बदल दिया जाए, आ जाइए।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आएगी डेट, ठीक है, उसके बाद आएगा अपना मंथ, और फिर आएगा अपना ईयर। ठीक है, तो हमें आर और मिनट्स भी ले लेना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट चाहिए अपने को, तो अपना आ जाएगा आर और मिनट्स। ठीक है, और इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको रन करके देखा जाए। ठीक है, सही से रन कर रहा है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डेट, जो सबसे ज़्यादा डेट पे रिटेल हुई है, तो आ जाते हैं मैक्स डेट चाहिए ना अपने को, मैक्स डेट, वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ द रिटेल डेट। ठीक है, रिटेल इनवॉइस, इनवॉइस। ठीक है भाई, मैक्स डेट को प्रिंट कर देखते हैं क्या। ठीक है, तो टाइम स्पैन स्टैम्प आ रहा है। ठीक है, ये रिवर्स में है, तो फिर सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, और फिर डेट आएगी। ठीक है, और उसके अलावा आवर्स और मिनट्स तो सेम फॉर्मेट में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या आता है। मैक्स डेट, ये नेम दिया है अपन ने, मैक्स डेट में से इनवॉइस डेट है उस पर्टिकुलर केस के लिए, उसको माइनस कर दिया जाए। ठीक है, सही है। अब हेड प्रिंट करके देख लेते हैं, डॉट हेड। ठीक है, आ जाइए, अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कॉलम ऐड हो जाना चाहिए, देखा जाए तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस ऑफ डेट्स है, जो आपकी मैक्सिमम इनवॉइस डेट है और जो उस पर्टिकुलर केस की इनवॉइस डेट है, उन दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया कि कंसेक्यूटिव इनवॉइस जो मैक्सिमम से कितना दूर है वो इनवॉइस। ठीक है, इनिशियली दूर ही होगा। अब जरा कस्टमर आईडी और जो डिफरेंस आया है आपका, उन दोनों को एक साथ ग्रुप करके देख लेते हैं। ठीक है, ये डॉट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा अपना डिफरेंस कॉलम, डिफरेंस, और इसका मिनिमम लेना है हमें ऑब्वियसली। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को, और p इक्वल टू एफ पी डॉट रीसेट इंडेक्स, जैसे कि हमेशा करते आए हैं। अलग डेटा फ्रेम बन रहा है इसलिए इंडेक्स को रीसेट कर देते हैं, नहीं तो इस पर्टिकुलर केस की इंडेक्सेस आने लग जाएंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, डॉट हेड। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं कि जो डिफरेंस है उसको खाली डेज में कर दिया जाए, क्योंकि हमें टोटल की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको डेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आर एफ पी ऑफ डिफरेंस, सॉरी डिफ तक ही था ना, डिफरेंस। ठीक है, डॉट पी टी डॉट डेज। ठीक है, तो अब हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हेड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम स्लॉट भी आ रहा था, टाइम स्टैम्प आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ डेज है। ठीक है, डेट स्टैम्प है, वो भी नंबर ऑफ डेज में। अब आइए जो डिफरेंस का कॉलम है इसको भी रिलेट कर लिया जाए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कितने रिसेंटली वो इनपुट हुआ है। ठीक है, वो इनवॉइस डिटेल इन्वोक की गई है कितनी रिसेंटली, तो इसको करके देख लेते हैं एक बारी। एफ टी में स्टोर होगा, जिसमें हमने ऊपर टोटल को स्टोर कर रखा है, ये देखिए आर एफ टी में। तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जो हमने डिफरेंस निकाला है इन डेज, जिसको हम रिसेंट का रिकॉर्ड है, जितना रिसेंटली हुआ है, मान लीजिए 3 दिन 4 दिन पहले हुआ है ये, उसके हिसाब से। तो आइए इसको ऐड करके देखते हैं, तो मर्ज करना पड़ेगा पहले तो।
मर्ज RFT, ठीक है, RF तो क्या था, RFP, ठीक है, RFP के अलावा ऑन कस्टमर आईडी और वही इनर होगा, ठीक है, ठीक है, इनर करेंगे क्योंकि अलग फंक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। आ जाइए अब RFT डॉट कॉलम्स कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लिया जाए। आ जाते हैं, हमारे कॉलम्स के नेम क्या क्या होंगे, एक होगा कस्टमर आईडी, के बाद क्या होगा अमाउंट, उसके बाद क्या होगा फ्रीक्वेंसी, और फिर आएगा रीसेंसी। इसको आप डिफरेंस भी कर सकते हैं बट मुझे लगता है कि रीसेंट का रिकॉर्ड शो कर रहा है तो इसको रीनेम कर देते हैं रीसेंसी, ठीक है, रीसेंसी में। इसके आगे क्या होगा, इसको एक बार प्रिंट करके देख लिया जाए, डॉट हेड को टॉप 5 वैल्यूज देखते हैं नेम क्या है, ठीक है, ये इधर ऐड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं कि आउटलायर्स कैसे आ रहे हैं। इसके लिए हमें प्लॉट ड्रॉ करना होगा, तो मैट प्लॉट लिब, सॉरी फ्रॉम मैट प्लॉट लिब होगा, फ्रॉम मैट प्लॉट लिब import pyplot as plt, ठीक, plt, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कीबोर्ड चाहिए होगा, पोर्ट P4 एस SNS, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा एट्रीब्यूट्स चाहिए हमें, ठीक है, वो कौन से हैं हमारे, एक है अपना अमाउंट, ठीक है, उसके बाद हमारे कौन सा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और रीसेंसी, रीसेंसी, ठीक है, रीसेंसी। इसके बाद हमें क्या चाहिए बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए, plt डॉट rc पैरेंट्स चाहिए, है ना, फिगर डॉट फिगर साइज, फिगर डॉट फिगर साइज आएगा, है ना, plt rc पैरेंट्स में आ जाएगा फिगर डॉट फिगर साइज। और इसकी क्या वैल्यू ले लें, एक 10 ले लेते हैं, राइट, 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है SNS से, कौन से बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं। तो अपना डेटा क्या आएगा, RFT है में एट्रीब्यूट्स, उसके अलावा क्या है, हमें वर्टिकल ओरिएंटेशन चाहिए, तो ओरिएंट इज इक्वल टू V, ठीक है। उसके बाद पैलेट क्या आएगा अपना, सेट एट 2 और भी सब समझाया जाएगा इसमें 1.5, सैचुरेशन को ले लेते हैं 1, विड्थ इक्वल टू 0.7। अब आ जाइए बॉक्स प्लॉट का टाइटल दे देते हैं, टाइटल हो गया अपना आउटलायर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, आउटलायर डिटेक्शन, ठीक है,
फॉन्ट साइज को ले लेते हैं 14 या 15 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और फॉन्ट वेट क्या आएगा, वाई लेबल क्या आएगा, रेंज बोल्ड, और एक्स लेबल को भी सेम करना है। फॉन्ट वेट क्या आएगा अपना, बोल्ड। ठीक है, इसको रन करके देख, ठीक है इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमें पता चल गया कि जो अपना अमाउंट वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं। ठीक है, ये सारे आउटलायर्स हैं जो डेटा सेट के बाहर हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट देखते हैं आगे। क्योंकि जो आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग है इससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इन सबको या तो वो एक ही डेटा, एक ही क्लस्टर कंसिडर कर लेगा, या अलग अलग, जैसे कि ये दो अलग क्लस्टर बना सकते हैं, ये अलग क्लस्टर बनाएगा, ये तीन, ये एक। ठीक है, और ये अपने क्लस्टर्स बनेंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, बट देखते हैं इतना ज़्यादा एरर नहीं आता है जितना आपका के मीन्स में आ रहा था। ठीक है, तो अब हमें आउटलायर्स को रिमूव भी करना पड़ेगा, थोड़ा एक्यूरेट करते हैं, तो इसके लिए हम क्वांटाइल रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो आर एफ टी डॉट अमाउंट चाहिए अपने को, और क्वांटाइल, ठीक है 0.05 ले लेते हैं, और Q3 ले लेते हैं, थर्ड क्वार्टाइल रेंज ले लेते हैं, आर एफ टी डॉट अमाउंट। ठीक है, अमाउंट डॉट क्वांटाइल, इसको ले लेते हैं 0.95%, क्योंकि अपर क्वार्टाइल है तो 95%, और ये 5% पे जाएगा डेटा। ठीक है, अब देखते हैं, अब अपने पास अपर और लोअर बाउंड है, तो हम आई क्यू आर इंटरमीडिएट क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। तो Q3 माइनस Q1 आ गया। ठीक है, अब इसको स्टोर कर दिया जाए टोटल में, आ जाएगा आर एफ टी, आ जाएगा अपना आर एफ टी डॉट अमाउंट, तो जो भी अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 ऑफ इंटरमीडिएट क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये हो गया, एंड आर एफ एम डॉट अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू Q3 प्लस, ठीक है, लो अपर क्वार्टाइल रेंज प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं ये बता देता हूं कि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे आउटलायर्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिमूव कर देते हैं, अपना ये आ जाएगा डॉट रीसेंसी डॉट क्वार्टाइल, आ जाइए को 5%, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारा थर्ड के लिए हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा 95%। ठीक है, सेम, अरे ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, आई क्यू आर आ जाएगा Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब इसको स्टोर कर लेते हैं, आर एफ टी
RFT डॉट रीसेंसी के लिए है भाई ये रीसेंसी, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, ठीक है, एंड RFT डॉट recency should be less than or equal to Q3 plus 1.5 times of IQR, ठीक है। तो जैसे हमने अमाउंट और रिसेंसी के लिए किया है इसी की तरह हमें फ्रीक्वेंसी के लिए भी करना है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देते हैं, बाकी चेंज कर दिया जाए, बाकी जगह चेंज कर देंगे, इधर हम लोग क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी सेम, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा Q3 माइनस Q1, ठीक है, सेम यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, आ जाएगा और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है भैया। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है, ये सही आ रहा है, ठीक है। ये री इंडेक्सिंग की वार्निंग आ रखी है क्योंकि हमने बुलियन को यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे येस और नो आंसर आ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर की रेंज को लेना है ना, तो कंडीशन लगा रखी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें अपने डेटा को स्केल करने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट की जो वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है, रिसेंसी की जो वैल्यूज है, ये सारी बहुत ही डिफरेंट रेंजेस में है, ठीक है। तो हम इसे स्केल करके सेम लेवल पे लेके आ जाते हैं ताकि एरर को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो इन कॉलम्स को ले लेते हैं, क्या नेम दे, क्या नेम दे, RFM RFT है ना, टोटल से चाहिए हमें और हमें स्केल करना है, ठीक है। तो RFT ऑफ आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के अलावा क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा हमें चाहिए रीसेंसी, ठीक है। अब स्केल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड स्केलर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहाँ से करेंगे हम लोग, sklearn से। तो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर को, ठीक है। वेरिएबल में अब स्टोर कर देते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर के फंक्शन को हमें कॉल करना है, इसे हम स्केलर में स्टोर करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं। उसके अलावा, ठीक है, अब हमें इसको स्केल करना है, ये वाले एरे को और ये वाले डेटा फ्रेम को हमें स्केल करना है। तो कैसे करेंगे, RFT अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर स्केल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, RFT अंडरस्कोर DF, ठीक है। इसको स्केल कर दिया। अब इसका शेप देख लेते हैं, अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर स्केल, ठीक है, डॉट शेप, इसका शेप देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 4271 स्केल हो चुकी हैं वैल्यूज, ठीक है। इससे हमें कॉलम्स और नंबर ऑफ डेटा का पता चला। अब हम इसे स्टोर कर देते हैं, RFT अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर स्केल्ड इज इक्वल टू, डेटा फ्रेम में करना है इसको, तो क्या आ जाएगा, डेटा फ्रेम और RFT अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर स्केल्ड, ये आ जाएगा। इसके अलावा हमें इनके कॉलम्स को नेम करना है, ये क्या आ जाएगा, RFT और DF अंडरस्कोर स्केल्ड डॉट
कॉलम्स, काउंट, ठीक है। अब इसका प्रिंट करके देख लेते हैं। डॉट हेड, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो स्केल डेटा है सारा -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। तो अब हमें आराम से आप अपना हायरार्की क्लस्टरिंग कर सकते हैं, हायरार्कियल क्लस्टरिंग कर सकते हैं। आइए तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना हायरार्कियल लिंकेज वाला पार्ट। अब सबसे पहले हायरार्कियल क्लस्टरिंग करना है एक्चुअली। तो हायरार्कियल क्लस्टरिंग के लिए सबसे पहले हमने लिंकेज पढ़ा था शुरुआत में, तो वो करने की जरूरत है ताकि हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिले या दो क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस मिले, है ना। इन शॉर्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फाइंड करने के लिए लिंकेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम कौन सी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे? स्काईपाई लाइब्रेरी से। तो ठीक है, इसमें ये सारा है क्लस्टर डॉट हायरार्की। इधर से हम पहले लिंकेज के को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम लाइब्रेरी से हमें डेंडोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्काईपाई लाइब्रेरी से क्लस्टर डॉट हायरार्की इंपोर्ट डेंडोग्राम्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग लिंकेज बनाएंगे, इसको स्टोर करेंगे मर्ज डेटा में, ठीक है। लिंकेज हमें क्या चाहिए? RFT, है ना, RFT अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर स्केल्ड, है ना। उसके बाद हमें मेथड चाहिए पहले तो सिंगल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच गया? मीट्रिक बच गया अपना। मीट्रिक होगा अपना यूक्लिडियन, है ना। यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बारी समझा देता हूं, ये जो सिंगल है आपका सिंगल लिंकेज, आपको याद होगा शुरुआत में हमने बात करी थी कि जो दो डिफरेंट क्लस्टर्स है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उससे हम ये पहले एक बारी डेंडोग्राम बना के देखेंगे। तो डेंडोग्राम को भी बना लेते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग मर्ज को पास कर देते हैं और उसके बाद शो करके देखते हैं, ठीक है। इसको रन करके देखा जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना प्लॉट बन गया, ये अपना डेंडोग्राम बन गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान देंगे तो फिर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है, उसकी वजह से ये कुछ क्लियरली डिफाइंड नहीं बना है। कुछ बना है बट हम इससे कुछ इंफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जो सिंगल लिंकेज वाला मेथड है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम कंप्लीट लिंकेज ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है उससे कुछ हो जाए। क्योंकि यहां से पहले तो आपको एक जो वर्टिकल लाइन है वो सिंगल वर्टिकल लाइन होनी चाहिए जो क्रॉस करे, किसी और चीज को नहीं करे। बट इसमें तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम कंप्लीट को ट्राई करके देखते हैं एक बारी, ठीक है। मर्ज में हम ट्राई करेंगे लिंकेज को, या फिर ऊपर से कॉपी कर लेते हैं इसको। यही चीज आएगी, बस हमें चेंज करना है एक जगह, Ctrl+C, और यहाँ पे अपन Ctrl+V करके देख लेंगे। बस यहाँ पे एक मेथड चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है। तो इससे हम लास्ट के डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, एंड टू एंड। उसके अलावा देख लेते हैं एक बारी, बस चेक कर लेते हैं क्विक, ठीक है। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, ये तो पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद डेंडोग्राम्स, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। मर्ज और इसको भी हम शो करके देख लेते हैं, LT.show, ठीक है। तो अब आपको ये एक अच्छा सा डेंडोग्राम मिल रहा है जब हमने एंड टू एंड लिया, ठीक है। तो ये एक चीज हमें समझ में आई कि जो लिंकेज है वो रैंडमली डिसाइड डेटा के बेसिस पे होता है कि हम कौन सी लिंकेज को यूज करेंगे, ठीक है। अब ये डेंडोग्राम से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हम 10 डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इसलिए आप कट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली लाइंस भी आ रही है, तो सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल लाइन को कट किया जाता है। तो अगर हम इस लाइन को कट करेंगे तो हमारे दो इंटरसेक्शंस आएंगे, इसका मतलब कि हमारे दो क्लस्टर्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेंडोग्राम स्टडी करके हमें ये पता चल गया। अब इसके बाद क्लस्टर्स को बना देते हैं, तो ये आ जाएगा क्लस्टर्स, ठीक है।
क्लस्टर के लेबल को बना लेते हैं पहले। ठीक है, हमें ट्री को कट करना है। ठीक है, अच्छा हमने पहले उसको कॉल नहीं किया, तो पहले उसको कॉल कर लेते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको पहले सबको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्काईपाई। ठीक है, स्काईपाई से इंपोर्ट करेंगे क्लस्टर डॉट आई रारकी। ठीक है, और ट्री को कट करना है ना, ताकि हम क्लस्टर को फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लस्टर के लेबल्स। ये कैसे बनेंगे, अब कट ट्री को कॉल कर सकते हैं। इसमें हम पहले अपना मर्ज वाला पार्ट डालेंगे और हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स को डालना पड़ेगा, जो कि हमने डेंडोग्राम से फाइंड कर लिया था। ठीक है, और इसको रीशेप कर देते हैं ताकि जो 1D एरे आ सके। ठीक है, आ जाइए, -1 से ले लेते हैं, लास्ट से फर्स्ट तक, और इसको प्रिंट कर देते हैं अंडरस्कोर लेबल्स। ठीक है भाई, प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि ये क्लस्टर लेबल्स है। अब ये आप ये देख सकते हैं, जहां जहां 1 आ रहा है वो एक पर्टिकुलर क्लस्टर का फॉर्मेट है, जो क्लस्टर इसमें बन रहा है। ठीक है, जैसे 1 एक साइड को होगा और दूसरा इस साइड को होगा। ठीक है, तो अब इसको स्टोर करके रन करके देखते हैं। RFT ऑफ क्लस्टर अंडरस्कोर लेबल्स। ठीक है, हमने जैसे कि नेम दिया, उसके बाद क्लस्टर अंडरस्कोर लेबल्स। ठीक है, RFT डॉट हेड। एरर आ गया भाई, ये क्लस्टर लेबल्स। अच्छा हाँ, ये ठीक है, हमने क्लस्टर लेबल्स इसका नाम दिया है, तो इसको चेंज कर देते हैं प्लस। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ गया, ये एक पर्टिकुलर क्लस्टर का पार्ट है, ये दूसरे क्लस्टर्स का पार्ट है। तो हमने क्लस्टर को फॉर्म कर दिया। ठीक है, कैटेगराइज कर दिया एक पर्टिकुलर डेटा को। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अब अपने डेटा को, जो अनकैटेगराइज अनसुपरवाइज डेटा था, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक लेबल प्रोवाइड करा दिया है, जो क्लस्टर का लेबल हो गया। ठीक है, ये वाला जो 1 वाला डिनोट कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे अभी 2 क्लस्टर्स बने हैं, ज्यादा क्लस्टर्स बनते तो और ज्यादा हो जाता और उस हिसाब से कैटेगराइज हो जाता। तो हमने एक कस्टमर को आप कैसे बुला